हेलो दोस्तों, ये वन शॉट वीडियो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के सारे कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स का इन डेप्थ एंड डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा विथ रेलिवेंट एग्जांपल्स। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग, चेन ऑफ थॉट क्या होता है, आप स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जेसन के फॉर्म में मॉडल से कैसे जनरेट करवाते हैं, प्रॉम्प्ट चेनिंग क्या होता है। इन सारे कंसेप्ट्स को हम लोग कवर करेंगे। जैसे जैसे हम लोग कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते जाएंगे, हमारा प्रोजेक्ट सिस्टम प्रॉम्प्ट फॉर एआई कोडिंग एजेंट, उसको हम लोग इम्प्रूव करते जाएंगे। एंड वीडियो के एंड होते होते आपके पास बेस्ट सिस्टम प्रॉम्प्ट होगा एआई कोडिंग एजेंट को लिखने का। शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है। आपने थ्री इडियट्स देखा होगा, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है साइलेंसर। एंड इसका प्रॉपर्टी ये था कि ये जो भी करने के लिए इसे कहा जाता था, ये वही करके लाता था। एंड ये ना उससे एक कदम ज़्यादा करता था, ना उससे एक कदम कम करता था। प्रोफ़ेसर ने जो कहा एंड प्रोफ़ेसर ने जो इंस्ट्रक्शन दिया, उसका ये आउटपुट देता था। यही है प्रेज़ेंट डे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। आप जो इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को कहेंगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स उसी का आउटपुट देगा, ना कम ना ज़्यादा। एंड इसी प्रॉपर्टी का आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं एंड ये आपका प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। अगर आपको इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाना है, तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली वही टेक्निक है जिसमें हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कम्युनिकेट करते हैं एंड उनको उतना ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जितना उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल से डिजायर्ड आउटपुट पाने के लिए ज़रूरी है। जो प्रेजेंट डे एआई सिस्टम्स है, वो बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स पे ट्रेन हुई है एंड उसे काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है प्रेजेंट वर्ल्ड का। एंड उनसे आप कोड भी करवा सकते हैं, रिसर्च भी करवा सकते हैं एंड काफ़ी सारे टास्क करवा सकते हैं। लेकिन उनको करवाने के लिए आपको कहना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल से। एग्जैक्टली वही करता है वो जो आप उसको करने के लिए कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी का रिजल्ट है कि जैसा आपका इनपुट क्वालिटी होगा, वैसा ही आपका आउटपुट क्वालिटी होगा। अगर आपका इनपुट क्वालिटी कम होता है, तो आपका आउटपुट क्वालिटी भी कम होगा। एंड ये आपके रिजल्ट्स में, आपके जो रिस्पॉन्सेस आते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में, इसमें काफ़ी एविडेंटली एंड विविडली रिफ्लेक्ट होगा आप कैसा प्रॉम्प्ट देते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इसको जाने आपको गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट मिलेगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है कि ये एक डिसिप्लिन है जिसमें आप कम्युनिकेट करते हैं मॉडल्स से एंड आपको कंसिस्टेंट, प्रेडिक्टेबल एंड एक्यूरेट, ये तीनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हुए आउटपुट मिलते हैं, क्योंकि आपने वैसा इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट्स दिया जो इस तरह के आउटपुट को जनरेट कर सके। आप जैसा इनपुट क्वालिटी होगा आपका, वैसा ही आपको आउटपुट क्वालिटी भी मिलेगा। अब इसमें काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं जिसको मैंने यहाँ एजेंडा में डिफाइन किया है। इन सारे कंसेप्ट्स को हम लोग अभी जानेंगे। अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं हमारा पहला टेक्निक ऑफ प्रॉम्प्टिंग, जो कि है ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। अब यहाँ मैं शॉर्ट को एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या होता है। यहाँ शॉर्ट्स मतलब होता है एग्जाम्पल्स। मतलब जैसे जब आप मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, उस टाइम पे आप मॉडल्स को काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। मॉडल्स उन एग्जाम्पल से पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है एंड उसी पैटर्न के बेसिस पे वो फर्दर जो आप क्वेश्चन देते हैं या इनपुट देते हैं, उसका आउटपुट देता है। उसी को मशीन लर्निंग लैंग्वेज में शॉर्ट्स बोलते हैं। लाइक अ मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन 1000 शॉर्ट्स, 10,000 शॉर्ट्स, लाइक दैट। सो उसी टर्मिनोलॉजी को हम लोग वहां से बोरो करते हुए शॉर्ट का यूज किए एंड ये जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग टर्म बना, जिसमें हम लोग मॉडल्स को कोई एग्जाम्पल नहीं देते, डायरेक्टली टास्क डिफाइन कर देते हैं। जो प्रेजेंट डे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है, जैसे जीपीटी, क्लॉड के मॉडल्स आप यूज करते हैं, वो काफी पावरफुल होती है। उनसे कोड रिव्यू करवा सकते हैं, समराइज करवा सकते हैं, ट्रांसलेट करवा सकते हैं। उनको पता है इनका मतलब क्या होता है। क्यों पता है? क्योंकि वो इन सारे एग्जाम्पल्स पे ट्रेन हुआ है। लाइक ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोसेस उनको एग्जाम्पल्स दिया गया होगा कि समराइज दिस टेक्स्ट, एंड फिर एक बड़ा टेक्स्ट ब्लॉक दिया एंड उसको समराइज करके वो आउटपुट दे रहा है। इन सारे एग्जाम्पल्स पे वो मॉडल्स ट्रेन हुए हैं, उनको इन टर्मिनोलॉजीज का मतलब समझ में आता है। लेकिन जो आउटपुट फॉर्मेट है, वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है। आपने समराइज कहा एंड कभी वो 100 वर्ड्स के अंडर में समराइज कर रहा है, कभी वो 300 वर्ड्स भी ले रहा है समराइज करने में। इट कैन बी इनकंसिस्टेंट। इसका सोल्यूशन ये है कि हम लोग आरटीओसी टेक्निक का यूज कर सकते हैं। ये होता है रोल, टास्क, आउटपुट, फॉर्मेट एंड कंस्ट्रेंट।
रोल में हम लोग बताते हैं अपने प्रॉम्प्ट में कि वो मॉडल है कौन, लाइक वो एआई कोड असिस्टेंट है, या वो एआई कोड रिव्यूअर है, या कोई वो लॉयर है, डेंटिस्ट है। उसके बाद फिर हम लोग उसको टास्क डिफाइन करते हैं, उसे करना क्या है। एंड उसके बाद हम लोग उसको एक आउटपुट फॉर्मेट देते हैं कि आपके जो आउटपुट है उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड उसको ये कंस्ट्रेंट्स भी देते हैं जो कि उसे अवॉइड करना है। लाइक हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू जानेंगे, जैसे summarize this article and here we have given a text article below it। ये है वीक जीरो शॉट। इसमें सिर्फ हम लोगों ने टास्क को डिफाइन किया, लेकिन अगर आप इसको एक स्ट्रॉन्ग जीरो शॉट बनाना है, एक अच्छा प्रॉम्प्ट बनाना है, तो आप इसमें रोल डिफाइन करते हैं, टास्क डिफाइन करते हैं, जो आपके आउटपुट है उसका फॉर्मेट डिफाइन करते हैं जैसे कि 20 वर्ड्स। उसके बाद आप कंस्ट्रेंट्स भी डिफाइन करते हैं जैसे कि ओनली फॉर एक्शनेबल टेकअवेज। सो ये है स्ट्रॉन्ग जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का। हम लोग एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी लेते हैं जैसे कोडिंग असिस्टेंट का, जिसको हमें बनाना है अभी। इसमें जैसे आप देख सकते हैं ये वीक प्रॉम्प्ट है, रिव्यू दिस कोड एंड देन वी हैव पेस्टेड द एंटायर कोड। सो दिस इज अ वेरी वीक प्रॉम्प्ट। इससे आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा जैसे आप आउटपुट चाहते हैं। इसको अच्छा करने के लिए आप आरटीओसी टेक्निक का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप पहले रोल बताते हैं कि वो सीनियर पाइथन इंजीनियर है। उसके बाद आप अपने टास्क को डिफाइन करते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर फंक्शन को रिव्यू करना है एंड उसमें प्रोवाइड करना है फीडबैक। आप अपना आउटपुट क्वालिटी डिफाइन करते हैं, जैसे कि आपको बग्स चाहिए पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में परफॉर्मेंस चाहिए, तीसरे पॉइंट में स्टाइल चाहिए उस पर्टिकुलर फंक्शन का। उसके बाद फिर आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स भी डिफाइन करते हैं कि आपको स्पेसिफिक चाहिए, रेफरेंस लाइन नंबर के साथ, एंड जो कैटेगरी है उसमें इश्यूज नहीं चाहिए। सो आप इतने क्लैरिटी के साथ अपने प्रॉम्प्ट को डिफाइन करते हैं एंड यहाँ आप कोड पेस्ट कर देते हैं। तो इसका जो आउटपुट मिलता है इट विल बी मच मच बेटर देन द आउटपुट क्वालिटी विच यू विल गेट फ्रॉम यूजिंग दिस प्रॉम्प्ट। सो इसीलिए हम लोग जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग या प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। यहाँ आप आरटीओसी फ्रेमवर्क को अपने दिमाग में याद रख सकते हैं। अब ये यूज कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। तो अगर आपके पास वेल डिफाइंड टास्क है, जो कि यहाँ पे मैं दिया था कि आपको अपने कोड को रिव्यू करवाना है, ये वेल डिफाइंड टास्क है। बग्स, परफॉर्मेंस, स्टाइल, ये सारे पॉइंट्स आपको कवर होने चाहिए। सो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, जिसमें आप कोई एग्जाम्पल्स नहीं देते हैं अपने प्रॉम्प्ट में। आपको जनरल रीजनिंग करवाना हो, आपको सिंपल क्लासिफिकेशन करवाना हो कि इज दिस कोड करेक्ट और रॉन्ग, या इज दिस स्पैम ईमेल और नॉट स्पैम ईमेल, यहाँ पे आप जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो आउटपुट फॉर्मेट है वो मैटर करता है, जैसे कि यहाँ मैंने 3 पॉइंट्स में दिया, लेकिन अब किस पॉइंट में क्या देना है उसका मैंने एग्जाम्पल्स नहीं दिया। सो इट मे हेलुसिनेट एंड गिव समथिंग डिफरेंट विच वी डोंट वांट। सो अगर आपको एग्जैक्ट आउटपुट फॉर्मेट मैटर करता है तब आपको अदर प्रॉम्प्ट टेक्निक्स का यूज करना चाहिए, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप अनयूजुअल डोमेन स्पेसिफिक टास्क पे ऑपरेट कर रहे हैं तब आपको जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग यूज नहीं करना चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी मैटर करता है, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट इनपुट टेक्स्ट में सेम फॉर्मेट में आउटपुट मिले, सेम स्ट्रक्चर में आउटपुट मिले, जहाँ कंसिस्टेंसी मैटर करता है वहां आप जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग यूज नहीं करते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टेक्निक पे, जो है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। एंड दिस इज मच बेटर देन जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, क्योंकि यहाँ हम लोग एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करते हैं। एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपकी कंपनी में कोई इंटर्न आया है जो डिफरेंट सपोर्ट टिकट्स को ले रहा है एंड उसको सॉल्व करके दे रहा है। अगर आप उसको कुछ एग्जाम्पल से दिखा देते हैं कि आपको टिकट ऐसे लेना है, इस तरह से आपको डिबगिंग करना है, काम करना है, एंड उसके बाद आपको कोड को किस तरह से पुश करना है और आउटपुट में देना है। अगर आप अपने इंटर्न को 1 या 2 बार इस पर्टिकुलर प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो इंटर्न कैपेबल हो जाता है उस चीज को खुद से ऑटोनोमसली करने में। सेम चीज हम लोग यूज करते हैं फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में। हम लोग यहाँ एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करते हैं इनपुट एंड आउटपुट पेयर्स का। उसके बाद हम लोग मॉडल्स को अंडरस्टैंड करवाते हैं उन पैटर्न्स को, एंड फिर उसके बेसिस पे जब आप कोई नया इनपुट देते हैं उस पे मॉडल्स आपका जो डिजायर्ड स्टाइल एंड कंसिस्टेंसी के साथ आउटपुट है वो आपको मिलता है। ये पावरफुल है काफी, क्योंकि इसमें रीट्रेनिंग का जरूरत नहीं पड़ता है। आप एग्जिस्टिंग मॉडल्स को यूज कर सकते हैं। आपका जो आउटपुट फॉर्मेट है वो बहुत प्रिसाइजली कंट्रोल्ड रहता है, एंड आपको उसी स्ट्रक्चर में हमेशा आउटपुट मिलता है क्योंकि आपने एग्जाम्पल्स भी दिया है। आपके जो एज केसेस है वो भी प्री हैंडल्ड हो जाते हैं, जैसे कि आप अपने एग्जाम्पल्स में एज केसेस भी दे सकते हैं, एंड उन एज केसेस पे क्या आउटपुट देना है
आप मॉडल्स को कॉन्टेक्स्ट में प्रॉम्प्ट में बता सकते हैं एंड उसके बेसिस पे आप एज केसेस को भी हैंडल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टेक्निक की मदद से। जो डोमेन स्पेसिफिक स्टाइल है वो भी ट्रांसफर हो जाता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि आप हेल्थ केयर चैटबॉट बना रहे हैं, वहां पे जो आपका आउटपुट है उसमें जो जो सोर्सेस आपने रेफर किया है, जो जो बुक्स आपने रेफर किया है आपके आउटपुट में, वो भी डिफाइन होना चाहिए। सो उस केस में आप कुछ एग्जांपल्स जो देते हैं उसमें आपने डिफाइन किया कि द बुक्स एंड द रिसोर्सेज विच यू हैव रेफर्ड शुड आल्सो बी प्रेजेंट अलोंग विद द आउटपुट। ऐसे आपने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया एंड आपने एग्जांपल्स भी दिया उसके बेसिस पे। सो जो आपको आउटपुट मिलेगा उस प्रॉम्प्ट का, उसमें वो एग्जांपल्स भी डिफाइन होंगे जो कि वो सोर्सेस यूज कर रहा है आउटपुट जनरेट करने में, आउटपुट देने में। सो ये है डोमेन स्पेसिफिक स्टाइल का एग्जांपल। अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं वन शॉट प्रॉम्प्टिंग का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग अपने टास्क को डिफाइन करते हैं, यहाँ आप आरटीओसी टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं एंड उसके बाद हम लोग काफी सारे एग्जांपल्स देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं कि नाउ डू दिस एंड देन आप अपना क्वेश्चन जो है वो इनपुट में देते हैं एंड आउटपुट के बाद आप एक सेमीकोलन देके उसको इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं एंड उसके बाद जो ये आउटपुट के बाद का जो रिस्पॉन्स आता है वो मॉडल इन एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड करके देख के उसके बेसिस पे आपको आउटपुट जनरेट करता है। एंड ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है ये काफी इफेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट स्टाइल होता है वो काफी ज्यादा सिमिलर होता है एग्जाम्पल्स के स्टाइल से। एक नया एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने का कोशिश करते हैं, गिट कमिट मैसेज जनरेटर। आप सभी ने आईडी पे काम किया होगा लाइक वीएस कोड कर्सर। तो जो भी आप चेंजेस करते हैं आपके एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी में, वो चेंजेस आपके गिट ट्री में शो होता है एंड अगर आप उन चेंजेस को कमिट करना चाहते हैं तो आपको एक कमिट मैसेज लिखना पड़ता है। लेट्स से आपने एक बहुत बेसिक सा, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे आपने एक कमिट मैसेज लिखा एंड वो जो कमिट मैसेज है वो काफ़ी इनकम्प्लीट है एंड इट इज़ नॉट इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट जो कि आप चाहते हैं एक कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड हो आपके कोड बेस के कमिट्स में। उसको मेंटेन करने के लिए आप इस प्रॉम्प्ट को यूज़ कर सकते हैं जो कि अभी हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। तो अगर आप फ्यू शॉट टेक्निक का यूज़ नहीं करते हैं तो आपका प्रॉम्प्ट ऐसा होता है एंड आपने जैसे कहा कि राइट अ गिट कमिट मैसेज फॉर दिस चेंज और आपने उस चेंज को सिंपली लिख दिया, तो इसका जो आउटपुट होगा वो काफ़ी इनकंसिस्टेंट होगा। आपका जो इनपुट है वो कुछ भी हो सकता है, तो अब जो आपका आउटपुट होगा वो काफ़ी ज़्यादा आपके इनपुट पे डिफाइंड होगा एंड एक स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होगा जो कि आप चाहते हैं आपके कोड बेस के कमिट्स में हो। अगर आप फ्यू शॉट टेक्निक का यूज़ करते हैं तब आप एक पर्टिकुलर मैसेज लिखते हैं जो कि आपका टास्क है कि राइट अ गिट कमिट मैसेज फॉलोइंग द कन्वेंशनल कमिट्स फॉर्मेट एंड ये आपका फॉर्मेट है। आप प्रॉपरली उसको डिफाइन करते हैं, ये आपका कंस्ट्रेंट है, ये आपका टास्क है। आपने उसको प्रॉपरली यहाँ डिफाइन किया एंड आपने यहाँ एज पार्ट ऑफ द फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक आपने एग्जांपल्स डिफाइन किया, इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट एंड जैसे आप देखते हैं ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है आउटपुट का। यहाँ पे जो आपका आउटपुट होगा ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होगा जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ आपने फीट लिखा जो कि फीचर है एंड ये आपका ऑथ का फीचर है एंड यहाँ जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो छोटा है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। ये जो है ये हमेशा कंसिस्टेंट होगा, हमेशा। एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी यूज फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग के अच्छे एग्जांपल्स कैसे दे सकते हैं? सबसे पहला है कि हमें वैरायटी इंक्लूड करना है। हमारे जो एग्जांपल्स है वो सारे तरह के इनपुट्स पे क्या रिस्पॉन्स देना है वो कवर करे, जिससे हमें जो आउटपुट मिले वो कंसिस्टेंट मिले इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इनपुट। जो क्वालिटी है एग्जाम्पल्स का वो ज्यादा मैटर करता है इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। अगर आप 10 एग्जाम्पल्स देते हैं एंड उन 10 एग्जाम्पल्स का जो आउटपुट फॉर्मेट है वो डिफरेंट है, तो मॉडल कंफ्यूज हो जाता है कि क्या आउटपुट देना है फॉर एन एग्जिस्टिंग इनपुट। इसीलिए जो आउटपुट क्वालिटी है वो मेंटेन्ड होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये सेम प्रॉब्लम लैंग्वेज मॉडल्स आर फ्यू शॉर्ट लर्नर्स इस पर्टिकुलर पेपर में भी लिखा गया है जो कि ब्राउन एंड अदर्स ने लिखा है 2020 में। ये पेपर कहता है कि 4 से 8 एग्जाम्पल्स एक काफी स्वीट स्पॉट है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग के लिए। तीसरा पॉइंट है कि ऑर्डर मैटर करता है। जो आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है या जो एग्जाम्पल्स काफी ज्यादा आप चाहते हैं वेटेड रहे आपके आउटपुट पे, उनको आप लास्ट में दीजिए क्योंकि जो मॉडल्स होते हैं
वो पहले के एंड आखिरी के जो टोकन्स है उस पर थोड़ा ज्यादा अटेंशन देता है। सो अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उसको आप लास्ट में दे सकते हैं। चौथा है कि आपका जो फॉर्मेट है वो सारे एग्जाम्पल्स में सेम रखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि यही पर्पस है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग का, टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट फॉर्मेट अक्रॉस द रेस्पॉन्सेस ऑफ अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सो व्हाट इज डायनामिक फ्यू शॉट? इसको हम लोग रिट्रीवल ऑगमेंटेड फ्यू शॉट भी बोलते हैं। सो इसका बेसिक आइडिया यही है कि हम लोग जो एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करते हैं अपने प्रॉम्प्ट में, वो इनपुट टेक्स्ट पे डिफाइन होता है। जैसा आपका इनपुट टेक्स्ट है उसी के रेलिवेंट एग्जाम्पल्स हम लोग एज अ प्रॉम्प्ट में दे देते हैं, एंड फिर जो हमें आउटपुट मिलता है वो काफी कंसिस्टेंट मिलता है एंड इनपुट पे काफी हेवीली डिपेंडेंट मिलता है। सो एक डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो ये क्वेरी बेसिकली हमारा इनपुट टेक्स्ट है जिसका हमें आउटपुट चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, उसको एक सर्वर या एक पर्टिकुलर ऑर्केस्ट्रेटर को भेजते हैं। वो एक क्वेरी करता है जो हमने इनपुट भेजा उसी का अपने एग्जाम्पल डीबी में। अभी एग्जाम्पल डीबी क्या होता है? तो एग्जाम्पल डीबी में हम लोग सारे एग्जाम्पल्स को एक वेक्टर एम्बेडिंग्स के थ्रू कॉन्टेक्चुअलाइज करके रखते हैं, जिससे कि हम लोग सेमेंटिक मीनिंग निकाल सके। इन शॉर्ट, हम लोग जो भी हमारा क्वेरी है उसके सिमिलर पैटर्न्स के एग्जाम्पल्स फाइंड करते हैं एग्जाम्पल डीबी में यूजिंग वेक्टर सर्च, एंड उन एग्जाम्पल्स को हम लोग उठाते हैं एंड अपने प्रॉम्प्ट में ऐड कर देते हैं विथ आवर क्वेरी। सो जो हमारा क्वेरी है वो रहता है एंड साथ में उसके रिलेवेंट एग्जाम्पल्स रहते हैं। इन एग्जाम्पल्स में इनपुट एंड आउटपुट दोनों होता है, एंड हमारे क्वेरी में सिर्फ इनपुट होता है जिसका हमें आउटपुट चाहिए। सो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है इस पर्टिकुलर चीज को देखता है, इन एग्जाम्पल से समझता है कि हमें किस फॉर्मेट में कैसा आउटपुट देना है। हमारा जो इनपुट है उसको देखता है, जो एक्चुअल इनपुट है जिसका हमें आउटपुट चाहिए, एंड फिर वो एलएलएम आउटपुट को जनरेट करता है। ये प्रोसेस है डायनामिक फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग का, जिसको हम लोग रिट्रीवल ऑगमेंटेड फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक भी बोलते हैं। तो सब बढ़िया चल रहा था, लोग जीरो शॉट एंड फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग को यूज कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो यूज करते गए उनको काफी सारे प्रॉब्लम्स हुए। पहला प्रॉब्लम ये कि जो मॉडल्स था वो डायरेक्टली आंसर आउटपुट दे देता था, बिना सोचे, बिना एक स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग, जिसको हम लोग एक लॉजिकल रीजनिंग लगाते हैं एक पर्टिकुलर सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए। वो चीजें मिसिंग थी आउटपुट में। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें थी उनके लिए जो आउटपुट था वो सही था, लेकिन अगर चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, लाइक जिसमें मल्टी स्टेप थिंकिंग की जरूरत है, उन पर्टिकुलर चीजों में, उन पर्टिकुलर टास्क में ये जो आउटपुट है, जिस फॉर्मेट में वो आउटपुट दे रहा है वो सही नहीं है। क्योंकि उस आउटपुट तक पहुंचा कैसे अगर हमें वो पता नहीं, तो हम लोग उस आउटपुट पर रिलाई कैसे करेंगे? उसी चीज के लिए हम लोग चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक का इजाद किए, एंड ये प्रॉम्प्टिंग टेक्निक बेसिकली इसी चीज को सॉल्व करता है। मतलब एक पर्टिकुलर आउटपुट के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग या रीजनिंग मॉडल से जबरदस्ती करवाने का कोशिश करते हैं प्रॉम्प्ट में देके, जिससे कि जो आउटपुट हो उसमें एक लॉजिकल बेसिस हो, एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हो। आपने जब चैट जीपीटी यूज किया होगा तो आपने देखा होगा थिंकिंग, जैसे क्लॉड कोड यूज करते हैं उसमें आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स आते हैं एंड दे शो लाइक प्रोसेसिंग, जो बिहाइंड द सीन्स एग्जीक्यूशन जो हो रहा है, जो मॉडल सोच रहा है, वो सब चीजें आने लगी। एंड उसके बाद जो सारे अदर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं एलएलएम्स के, वो उन्होंने अपना प्रोडक्ट्स में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। सो मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे ये एक एग्जांपल है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 2.5 आवर्स। तो जैसे कि ये स्पीड है एंड ये टाइम है, अब हमें पूछा है कि डिस्टेंस कितना ट्रेन ट्रैवल करेगा। काफी इजी मैथ्स क्वेश्चन है, हम लोग सिंपली इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जैसे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये सिंपल आंसर है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। यहाँ सही है फ्यू शॉट एंड जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स, लेकिन जब प्रॉब्लम या टास्क कॉम्प्लेक्स हो जाता है जिसमें मल्टी स्टेप थिंकिंग की जरूरत है, जैसे इस प्रॉम्प्ट में जो ट्रेन ए है वो सिटी ए से सिटी बी की तरफ जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ट्रेन बी जो है वो ट्रैवल कर रहा है सिटी बी से सिटी ए की तरफ 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड जो डिस्टेंस है दोनों सिटीज का वो 300 किलोमीटर है, और दोनों ने सेम टाइम पे डिपार्ट किया। तो कितना टाइम लगेगा उन दोनों ट्रेन को आपस में मीट होने में? ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, एंड यहाँ जो स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है।
यहाँ मॉडल ने डायरेक्टली 2 आवर्स मेंशन किया, विच ओके इट इज फाइन एज अ आउटपुट, लेकिन हम लोग इस पे रिलाई नहीं कर सकते। ये 2 आवर तक पहुंचा कैसे? व्हाट इज द थिंकिंग बिहाइंड इट? उसी के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग इंट्रोड्यूस करते हैं। सो जो चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है, ये बेसिकली 2022 में जेसन एंड अदर्स, उनके जो साथ सहयोगी थे, उन्होंने इस पेपर को पब्लिश किया था। एंड इसी पेपर में फर्स्ट टाइम चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक के बारे में कहा गया। सो ये टेक्निक क्या कहता है कि जो मॉडल्स को है वो स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग के लिए एनफोर्स करे, फोर्स करे, एंड मॉडल्स एक रीजनिंग लगाए, एक पर्टिकुलर लॉजिक लगाए, एक बायस लगाए, जिससे वो आंसर तक पहुंच सके। अब इस चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक में टोटल 2 अप्रोचेस है। पहला है जीरो शॉट चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग एंड फ्यू शॉट चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। अगेन ये सिमिलर कंसेप्ट को यूज करता है जो कि हमने फ्यू शॉट एंड जीरो शॉट टेक्निक्स में समझा था। जैसे जीरो शॉट चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग में हमने क्वेश्चन लिखा अपना एंड सिंपली लिख दिया कि थिंक स्टेप बाय स्टेप। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट्स अप्रोच दिस प्रॉब्लम केयरफुली एंड रीजन थ्रू इट स्टेप बाय स्टेप, विच इज फाइन। इसमें भी कोई इशू नहीं है, आप जीरो शॉट सीओटी लगा सकते हैं। यहाँ हमने कोई एग्जाम्पल्स नहीं मेंशन किया कि जो थिंकिंग प्रोसेस है वो किन स्टेप्स को कवर करते हुए जाएगी या किस फॉर्मेट में उसका आउटपुट होगा, ऐसा हमने कुछ मेंशन नहीं किया। सीधा बोला कि सोच के बताओ, और जो सोच के जो तुम सोच रहे हो उस आंसर तक पहुंचे हो उसको भी साथ में आउटपुट में दो। जो सेकंड टेक्निक है फ्यू शॉर्ट चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, इसमें हमने क्वेश्चन दिया जो कि हमारा टास्क है, इसके साथ हमने कंस्ट्रेंट्स भी दे दिया, एंड साथ में हमने कहा कि जो थिंकिंग है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा, लाइक जो टोटल वर्क रिक्वायर्ड है वो कैसे होगा। उसके बाद जो आउटपुट है पहला टास्क का, उस आउटपुट को फिर हम लोग सेकंड पर्टिकुलर स्टेप में कैसे यूज कर रहे हैं, फिर उसके थर्ड स्टेप में कैसे सेकंड स्टेप का आउटपुट यूज हो रहा है। तो एक जो चेन बन रहा है, उसी चेन को हम लोग यहाँ लिखते हैं कि किस फॉर्मेट में वो आउटपुट आए। उसी को हम लोग कहते हैं फ्यू शॉट चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। इसमें हम लोग एक बेसिकली एग्जाम्पल देते हैं। ओके, सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्यू शॉट चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग लाया गया। फ्यू शॉट चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है कि हम सब बेसिकली सबसे पहले अपना क्वेश्चन जो भी हमारा टास्क है उसको लिखते हैं, एंड जो स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग है वो कैसे होगा उसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसे कि जो ये प्रॉब्लम है जिसमें हम कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें 3 डेवलपर्स है, एंड उन सारे 3 डेवलपर्स को 30 डेज के अंदर में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। उनमें से एक डेवलपर का तबीयत खराब हो जाता है, तो कितना दिन एक्स्ट्रा मुझे लगेगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं कि ओके, इस प्रॉब्लम को अगर तुम सॉल्व करोगे तो इन पर्टिकुलर प्रोसेस में सोचना, इन पर्टिकुलर स्टेप्स में सोचना। जैसे कि क्या वर्क रिक्वायर्ड होगा, एक डेवलपर का कितना एफिशिएंसी है, उसके बाद टाइम कितना लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम कितना लगेगा। ऐसे करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का एक एग्जांपल देते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग अपना एक्चुअल क्वेश्चन देते हैं एंड फिर बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप सोचो। तो जो ये स्टेप बाय स्टेप जो सोचेगा वो इसी फॉर्मेट में, इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के बिहाफ में, कॉन्टेक्स्ट में सोचेगा कि ऐसे पहले सोचा था तो इसी फॉर्मेट में मुझे आउटपुट देना है। ये है फ्यू शॉट चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। एंड कब चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक को यूज करना है, नहीं करना है, ये भी एक स्किल है। हम लोग हर जगह चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग यूज नहीं करते, क्योंकि जो इससे रिलेटेड इश्यूज है कि ये टोकन्स काफी ज्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि हर स्टेप को ये रीजन करता है, सोचता है। उसके बाद जो कॉस्ट है उससे बढ़ जाता है, एंड इसके साथ जो लेटेंसी है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली टोकन्स बढ़ रहा है तो उसको आउटपुट करने के लिए, उनको जनरेट करने के लिए हमें टाइम भी लगता है, तो लेटेंसी भी बढ़ जाता है। तो अगर आपका जो टास्क है वो लेटेंसी स्पेसिफिक है कि बहुत कम टाइम में आपको आउटपुट चाहिए, तब आप ज्यादा रीजनिंग स्टेप्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको टाइम लगेगा। एंड उन स्टेप्स में हम लोग सीओटी को यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि अगर मल्टी स्टेप मैथ्स या लॉजिकल प्रॉब्लम्स है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स थिंकिंग की जरूरत है, वहाँ सीओटी का यूज करते हैं। कोड को डिबग करना है, बेसिकली जितने भी कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चरल या डिजाइन डिसीजंस लेने हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क है जहाँ पे रीजनिंग का जरूरत है, हम लोग सोचते हैं जहाँ, वहां पे हम लोग सीओटी को यूज करते हैं। लेकिन ऐसे टास्क लाइक जो बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चंस है जहाँ पे बस फैक्ट्स का आउटपुट देना है, वहां हम लोग सीओटी यूज नहीं करते हैं। जैसे कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, यहाँ बस मॉडल का आउटपुट करना है पेरिस, अब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, तो यहाँ हम लोग सीओटी यूज नहीं करते हैं। यहाँ जैसे डायरेक्ट क्लासिफिकेशन है, लाइक
ये एक पर्टिकुलर टेक्स्ट है रिव्यू का, इसमें बताओ कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बेसिकली सेंटिमेंट एनालिसिस। वहां पे हम लोग डायरेक्ट क्लासिफिकेशन स्टेप्स में सीओटी का यूज नहीं करते हैं, या जो टास्क में स्पीड की जरूरत है एंड करेक्टनेस जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब उसमें कोई कॉम्प्लेक्स रीजनिंग की जरूरत नहीं है, वहां हम लोग सीओटी का यूज नहीं करते। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो एआई कोडिंग असिस्टेंट का एग्जाम्पल हम लोग स्टार्टिंग से लेते आ रहे हैं, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि ये पर्टिकुलर हमारा कोड है, इसमें जो बग है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है एंड फिक्स करना है। विदाउट सीओटी का एग्जाम्पल है, तो हम लोग सिंपली जो हमारा टास्क है उसको मेंशन करते हैं कि दिस कोड हैज अ बग, फिक्स इट, एंड हम लोग वो कोड पीस को हम लोग दे देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि बग तो फिक्स हो जाएगा, आउटपुट मॉडल कर देगा, क्योंकि यहाँ ऑब्वियसली कोड जो है वो भी काफी सिंपल है, लेकिन ये जो आउटपुट है ना, इसका कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। लेकिन ये जो बग जो ये फिक्स करेगा इस पर्टिकुलर कोड में, वो एक करेक्ट कोड को आउटपुट में दे देगा, लेकिन उस करेक्ट आउटपुट के पीछे जो एक्सप्लेनेशन है वो मिसिंग होगा। अगर कोई नया डेवलपर है जो सीख रहा है कोडिंग को, लाइक अ जूनियर डेवलपर, वहां पे उसको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये सही क्यों है, ये गलत क्यों है। सो एक जो लर्निंग आउटकम है, एक पर्टिकुलर काम को जब आप करते हैं, उस काम से आप कुछ सीखते हैं, वो चीजें मिसिंग होगी। जो हमारा आउटपुट है वो में भी गलत भी हो सकता है, क्योंकि हमने इस पे रीजन नहीं किया। यहाँ आउटपुट, यहाँ पे जो डिजायर्ड कोड है वो काफी सिंपल है, लेकिन हमेशा कोड सिंपल नहीं होती, इट मे रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम मेनी अदर प्लेसेस, तो वहाँ गलत हो सकता है। सो उसका जो एक्सप्लेनेशन जो एक होता है वो मिसिंग है, सो कुछ भी आउटपुट दे सकता है। वी डोंट नो व्हाई इट गिव दिस आउटपुट एंड इज द आउटपुट वर्थ टेकिंग। इसी चीज को हम लोग फिक्स करते हैं चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग के थ्रू। यहाँ हमने कोड तो दिया, साथ में एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग का एक रोड मैप दिया, कि सबसे पहले तुम्हें कोड को लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंड करना है एंड हर लाइन को डिस्क्राइब करना है कि वो करता क्या है। उसके बाद जिस स्पेसिफिक लाइन पे तुम्हें बग दिखता है उसको आइडेंटिफाई करना है, एंड जो टाइप ऑफ बग है, टाइप ऑफ एरर है, उसको मेंशन करना है। और ये भी एक्सप्लेन करना है थर्ड स्टेप में कि जो आउटपुट है, जो एरर है, वो क्यों है। फिर आपको करेक्ट आउटपुट देना है, फिर आपको करेक्ट कोड देना है, एंड लास्ट में आपको एक्सप्लेन करना है आपने क्या चेंजेस किया एंड क्यों किया। सो ये यहाँ पे मैंने जो प्रॉब्लम है उसको स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग में तोड़ दिया यूजिंग चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। अब यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आप देख सकते हैं कितना अच्छे क्वालिटी का है। एक अगर जूनियर डेवलपर अंडरस्टैंड कर रहा है, सीख रहा है, वहां पे चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग इज अ बेटर ऑप्शन एंड वे ऑफ प्रॉम्प्टिंग। यहाँ आप ज्यादा सीख सकते हैं मॉडल से। जैसे स्टेप 1 में हर लाइन को इन्हें आइडेंटिफाई किया, लाइन 1 क्या कर रहा है, लाइन 2 क्या कर रहा है, 3 क्या कर रहा है। स्टेप 2 में इसने एरर फाइंड किया, लाइन 3 में क्या एरर है उसको आइडेंटिफाई किया, सिंटैक्स एरर है। स्टेप 4 में करेक्ट आउटपुट दिया कोड का। स्टेप 5 में जो चेंजेस हुआ है उसको एक्सप्लेन किया कि क्या चेंजेस किया मैंने। सो ये जो आउटपुट है ये काफी अच्छा है जूनियर डेव्स के लिए। जो सीनियर डेव्स है उनके लिए भी काफी आसान है कोड को वेरीफाई करना कि ओके दिस इज द इशू एंड नाउ इट इज फिक्स्ड। और जो प्रोडक्शन में जो चीजें जब जाती है कोड, तो उसके पीछे एक डीप कॉन्टेक्स्ट होता है कि ओके सो दिस इज द चेंज वी हैव डन एंड दिस इज व्हाई वी हैव डन इट। सो एक अच्छा प्रोडक्शन लॉगिंग भी होता है, इसीलिए चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग यहाँ अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो अगर आप देखेंगे ये जो आउटपुट है ये काफी हाई क्वालिटी है, ये रीडमी में आउटपुट देता है बेसिकली आजकल के मॉडल्स। सो जो आउटपुट क्वालिटी है काफी अच्छा है, लेकिन ये आउटपुट हमारे कोई काम का नहीं है अगर आप प्रोडक्शन में इस आउटपुट को यूज करना चाहते हैं। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि जो प्रोडक्शन में सर्विसेज यूज होते हैं वो आपस में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में इंटरेक्शन करते हैं। मे बी इट कैन बी अ जेसन, मे बी इट कैन बी इन एनी अदर फॉर्मेट। सो हम लोग चाहेंगे कि जो मॉडल का आउटपुट आए ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आए। फॉर्मेट इन द सेंस जो ह्यूमन रीडेबल नहीं, मशीन रीडेबल भी हो। अब तक हमने जो एग्जांपल्स देखा, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, जिसमें हमने जीरो शॉट चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग एंड फ्यू शॉट चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग देखा। सो ये सारे जो टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स है, इसमें हम लोग बेसिकली ह्यूमन से इंटरेक्ट करते हैं। जो आउटपुट है वो ह्यूमंस रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उनके बेसिस पे वो डिसीजंस लेते हैं। लेकिन जो अब हम लोग नया प्रॉम्प्टिंग टेक्निक को अंडरस्टैंड करेंगे
इसका जो आउटपुट है वो ह्यूमंस रीड नहीं करते हैं, ये रीड करते हैं डिफरेंट सर्विसेज, लाइक कोई बैकएंड सर्विस हो गया या कोई क्लाइंट साइड में सर्विस हो गया, लेट से कोई सर्वर हो गया, लेट से कोई बैकएंड सर्विस हो गया, कोई पाइथन का सर्विस हुआ या फिर कोई जावा स्प्रिंग बूट का सर्विस हो गया। लेट से मॉडल ने जो आउटपुट दिया उसको आपको यूजर को शो करना है एंड एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में एक डिफाइंड कंपोनेंट्स है उसमें शो करना है। तो जो आपके एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस है जो एआई को यूज करते हैं उनके लिए जो ये आउटपुट है ये उतना वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि उन्हें जेसन फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए। सो वी वांट जो मॉडल्स है वो आउटपुट करे जेसन। अगर जेसन में आउटपुट करने लगेंगे तो जो प्रोडक्शन में जो सर्विसेज यूज हो रहे हैं उनको काफी फायदा होगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली जो मॉडल के आउटपुट है उसको हम लोग यूजर के सामने शो कर सकते हैं यूजिंग रिएक्ट एंड एनी अदर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। सो ये फायदा है आने वाले प्रॉम्प्टिंग टेक्निक का, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर्ड आउटपुट बेस्ड जेसन जनरेशन, जिससे हम लोग मॉडल से जेसन को जनरेट करवाते हैं। सो इसी को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया कि व्हाई दिस फॉर्मेट वर्क्स इन प्रोडक्शन सर्विसेज एंड व्हाई नॉट इन द रीडमी फॉर्मेट विच वी हैव यूज्ड टिल नाउ। सो हम लोग मॉडल्स से जेसन जनरेट कैसे करवा सकते हैं, इसके डिफरेंट अप्रोचेस है। पहला अप्रोच है कि हम लोग डायरेक्टली जो प्रॉम्प्ट है उसमें ही स्कीमा को डिफाइन कर दे। सो हम लोग वही एग्जांपल लेंगे जो हम लोग स्टार्टिंग से यूज कर रहे हैं, एआई कोडिंग असिस्टेंट। इसमें सबसे पहले हम लोग टास्क अपने डिफाइन करते हैं और फिर बाद में हम लोग अपना जेसन लिख देते हैं कि इसी फॉर्मेट में मुझे जेसन चाहिए। एंड उसके बाद हम लोग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इसी फॉर्मेट में मुझे चाहिए एंड कोई और फॉर्मेट में नहीं चाहिए। फिर आप अपना जो भी टेक्स्ट इनपुट है जिसके बेसिस पे आउटपुट आएगा या जेसन आएगा वो आप दे देते हैं। ये टेक्निक है पहला अप्रोच। तो लेट्स से कि इस पर्टिकुलर पुल रिक्वेस्ट का जो भी आपका पुल रिक्वेस्ट में डिस्क्रिप्शन है उसका आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ये स्पेसिफिक स्कीमा में आपको जेसन चाहिए एलएलएम से। आप अपने अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट जो भी है पीआर आपका वो आप यहाँ डाल देते हैं एज अ पीआर डिस्क्रिप्शन। एंड आप चाहेंगे कि जो उसका कंप्लीट पीआर है उससे आप एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आउटपुट ले। ये सबसे पहले मुझे समरी चाहिए एंड ये जो समरी है ये एक लाइन के अंदर चाहिए। उसके बाद जो रिस्क लेवल है वो लो मीडियम या हाई हो और कोई दूसरा टेक्स्ट ना हो। सो ये जो स्पेसिफिक फॉर्मेट है एरे ऑफ स्ट्रिंग्स इसी फॉर्मेट में हो, कोई दूसरा फॉर्मेट में ना हो, किसी दूसरा फॉर्मेट में ना हो। एरियाज इफेक्ट जो रिक्वायर्स रिव्यू फ्रॉम, ये जो फील्ड है इसमें भी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स ही हो। एंड जो लास्ट फील्ड है एस्टिमेटेड टेस्टिंग टाइम आर, ये कोई नंबर होना चाहिए। सो हम लोग चाहते हैं जो हमारा जेसन हो एज एन आउटपुट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट। दूसरा अप्रोच है कि आप फ्यू शॉट टेक्निक का यूज कर सकते हैं यहाँ भी। जैसे आपने कुछ एग्जांपल्स देखे अपने टास्क के साथ आप मेंशन कर सकते हैं एंड लास्ट में आप अपना जो भी टेक्स्ट है जिसका आपको आउटपुट चाहिए इस फॉर्मेट में आप वो मेंशन कर सकते हैं। यहाँ भी ये काम कर देता है। सो जो लास्ट अप्रोच है यही प्रोडक्शन में यूज होता है। यहाँ हम लोग जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है जैसे ओपन एआई, एंथ्रोपिक, उनको डायरेक्टली कहते हैं कि मुझे जेसन में ही चाहिए आपके मॉडल से आउटपुट एंड आपका काम है जेसन में प्रोवाइड करना। एंड ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि यही प्रोडक्शन में यूज होता है एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 99% आपका श्योर है कि जो आपका आउटपुट होगा वो जेसन ही होगा एंड आप इससे आपका प्रोडक्शन ब्रेक नहीं करता है। सो यहाँ आप सबसे पहले पाइडेंटिक मॉड्यूल का यूज करते हैं। ये एक पाइथन का मॉड्यूल है, काफ़ी फेमस है एंड हम लोग यूज करते हैं जेसन स्कीमा को डिफाइन करने में। एंड उसके बेसिस पे आप ओपन एआई को उस पर्टिकुलर स्कीमा को एज ए इनपुट दे सकते हैं एंड उसी स्कीमा के बेसिस पे ये आउटपुट देता है। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, सो हमने यहाँ स्कीमा डिफाइन किया कि हमें क्या क्या फील्ड्स चाहिए अपने आउटपुट में और किस फॉर्मेट में चाहिए। एंड जो भी हमारा क्लाइंट को रिक्वेस्ट है जो एलएलएम सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है, यहाँ वो ओपन एआई है। सो हमने उनके साथ ही रेस्पॉन्स फॉर्मेट भी अटैच कर दिया। ये एक फील्ड है एंड उसी फील्ड को हमने यहाँ भी अटैच कर दिया। सो जो आउटपुट होगा वो नेटिवली स्ट्रक्चर्ड आउटपुट होगा एंड यहाँ आप जो आउटपुट है उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो जेसन ही होगा। एंड यहाँ हम लोग बाद में चेक भी करते हैं, अगर नहीं होता है तो हम लोग फिर से एपीआई कॉल करते हैं फॉर आवर प्रोडक्शन सेफ्टी, जिससे कि प्रोडक्शन ब्रेक ना हो। यहाँ जो आउटपुट फॉर्मेट है वो इन्फोर्स होता है एंड जो प्रोडक्शन है वहाँ इसी को यूज किया जाता है। इससे जो पार्सिंग एरर्स है वो काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि जो आउटपुट है वो मोस्ट प्रोबेबली जेसन ही होता है।
एंड जो टाइप सेफ्टी है वो भी इन्फोर्स रहता है. दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट वे टू गेट अ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट फ्रॉम अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल. वी कैन यूज pydantic module and define our structured output which we want and put that particular class with the request which we are giving to the large language model providers, and the response which you will get will contain the exact format in which we have requested the response of. अब हम लोग कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स जो कि इस प्रॉम्प्टिंग टेक्निक में होता है उसको हम लोग जानते हैं. सबसे पहला है कि बहुत ज्यादा टाइम ये होता है कि जो मॉडल है वो मार्कडाउन फॉर्मेट में आउटपुट देने लगता है. आपका जो जेसन है, जेसन तो आएगा लेकिन वो मार्कडाउन के अंदर आएगा विच यू डोंट वांट एट ऑल. सो हम लोग स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं प्रॉम्प्ट में कि मार्कडाउन ब्लॉक्स हमें नहीं चाहिए, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन करना चाहिए. अदरवाइज मॉडल्स मोस्ट प्रोबेबली मार्कडाउन ही आउटपुट कर देता है और मार्कडाउन के अंदर में जेसन होता है. दूसरा मिस्टेक है कि जो ऑप्शनल फील्ड्स है जो कि आपके स्कीमा में डिफाइन होता है कि ऑप्शनल है, बहुत सारे बार वो स्किप कर देता है उनको. सो आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना होता है कि सारे फील्ड्स कंपलसरी है, जो आउटपुट होगा उसमें सारे फील्ड्स होने चाहिए. अगर कोई फील्ड में कोई पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं होता है तो आपको एम्प्टी आउटपुट देना है, लेकिन वो फील्ड होना चाहिए जिससे कि आपका जो प्रोडक्शन है, जो आपके क्लाइंट साइड में जो भी यूजर्स देख रहे हैं वो ब्रेक ना हो. इसके लिए हम लोग पाइडेंटिक मॉड्यूल का यूज करते हैं जहां पे हम लोग नॉन ऑप्शनल टाइप हिंट्स वगैरह का भी यूज करते हैं. तीसरा मिस्टेक है कि जो स्ट्रक्चर है वो कभी कभी इनकंसिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो आपका स्कीमा है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, एंड जितना स्कीमा आपका कॉम्प्लेक्स होता है मॉडल को उतना डिफिकल्टी होता है अपने जो भी आउटपुट है उसको मेंटेन करने में ऑन बेस्ड ऑन द स्कीमा विच यू हैव प्रोवाइडेड. इसीलिए हमेशा ट्राई कीजिए जो आपका स्कीमा है वो काफी क्लीन एंड सिंपल हो, ज्यादा उसमें नेस्टिंग ना हो, एंड ज्यादा से ज्यादा फ्लैट हो स्कीमा, ज्यादा उसमें लेवल्स ना हो. इससे मॉडल्स हेलुसिनेट कम करते हैं. जो लास्ट मिस्टेक होता है कि जो नंबर्स है उनको वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मेंशन कर देता है. तो आपको एक्सप्लिसिटली अपने टाइप को डिफाइन करना है कि इस फील्ड के लिए मुझे नंबर्स ही चाहिए, कोई स्ट्रिंग नहीं चाहिए. सो इसका भी आपको ध्यान रखना है. ये सारे मिस्टेक्स है जो कि हो जाता है अगर आपने प्रॉम्प्ट में इन सारे चीजों को ध्यान नहीं रखा तो जो आपका आउटपुट है वो कभी कभी अनस्ट्रक्चर्ड होता है एंड इससे आपका प्रोडक्शन ब्रेक हो जाता है. सो अब तक आपने जो प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स को जाना उन सब में एक ही प्रॉम्प्ट का यूज हो रहा था, लेकिन जो रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन सिस्टम्स है वहाँ सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से पूरा सिस्टम काम नहीं करता है. वहाँ हम लोग काफी सारे प्रॉम्प्ट्स का यूज करते हैं, एंड कभी कभी ये भी होता है कि एक प्रॉम्प्ट का जो आउटपुट है वो दूसरे प्रॉम्प्ट का इनपुट बन जाता है, एंड दूसरे प्रॉम्प्ट का जो आउटपुट है वो तीसरे प्रॉम्प्ट का इनपुट बन जाता है, एंड ये चेन चलता जाता है. इसी पर्टिकुलर प्रॉम्प्टिंग टेक्निक को हम लोग प्रॉम्प्ट चेनिंग बोलते हैं, जहां एक प्रॉम्प्ट का जो आउटपुट वो दूसरे प्रॉम्प्ट का इनपुट बन जाता है. अब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, एंड कैसे यूज होता है. सो हम लोग वही एग्जांपल लेंगे जो हम लोग स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं एआई कोडिंग असिस्टेंट का. जैसे कि हमने यहाँ कहा कि आप एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट है एंड आपको जो कोड बेस दिया गया है उसको रिव्यू करना है, ऑथेंटिकेशन को फाइंड करना है, जो फिक्सेस है उसको सजेस्ट करना है, एंड एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट जनरेट करवाना है. एंड आपने यहाँ पे 10,000 लाइन्स ऑफ कोड पूरा पटक दिया, अपने कोड बेस का सारे फाइल्स एंड सारे कोड एक साथ एक प्रॉम्प्ट में एक सर्विस प्रोवाइडर को इनपुट में डाल दिया. अब यहाँ आउटपुट क्या होगा? जो आउटपुट होगा सबसे पहले नहीं भी आ सकता है, आपको एरर मिल सकता है कि आपका जो टोकन लिमिट है वो एक्सीड हो गया है, क्योंकि जो 10,000 लाइन ऑफ कोड है आज तक कोई ऐसा एलएलएम बना नहीं है जो इतने सारे लाइंस को एक साथ पढ़ सकता है एंड उस पे प्रोसेसिंग करके आपको इतने सारे चीजों का आउटपुट दे सकता है. क्योंकि जो आपका कॉन्टेक्स्ट विंडो है जिसको हमने लास्ट मॉड्यूल में समझा था वो फिल हो जाता है, एंड मॉडल्स को रीजन करने के लिए, सोचने के लिए उनका जो मेंटल बैंडविथ है, जो उनका टेम्पररी मेमोरी है वो फिल हो जाता है एंड वो सोच नहीं पाते हैं. मॉडल कांट गिव अटेंशन ऑन सो मच डेटा टुगेदर एट वंस. सो ये एक कंस्ट्रेन होता है प्रेजेंट डे एलएलएम्स का. सो हम लोग वही एग्जांपल लेते हैं जो हम स्टार्टिंग से लेते आ रहे हैं एआई कोडिंग असिस्टेंट का. यहाँ हमने कहा कि यू आर अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट
एंड आपको इस कोड बेस को रिव्यू करना है फॉर ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटीज, फिक्सेस को सजेस्ट करना है एंड एक प्रोफेशनल रिपोर्ट जनरेट करना है फॉर दिस सिक्योरिटी ग्लिचेस एंड वल्नरेबिलिटीज विच यू हैव फाइंड। एंड आपने 10,000 लाइन्स ऑफ कोड दिया। अब यहाँ मॉडल फेल कर जाता है। क्यों? अभी हम लोग जानते हैं। सबसे पहला रीजन है कॉन्टेक्स्ट विंडो ओवरफ्लो। जो मॉडल का टेम्पररी मेमोरी होता है, टेम्पररी बैंडविड्थ होता है, एक साथ मॉडल कितने स्कोप में सोच सकता है, वो कॉन्टेक्स्ट विंडो ओवरफ्लो हो जाता है। फिर मॉडल का जो आउटपुट क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाता है, क्योंकि इतने सारे इंफॉर्मेशन में एक साथ मॉडल फोकस नहीं कर पाता है। जो इंटरमीडिएट वैलिडेशन स्टेप्स होता है, जैसे कि यहाँ पे आपने जो ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटीज है, इसको जो आइडेंटिफाई करेगा उसका एक लिस्ट होना चाहिए बीच में। उन वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करेगा, फिक्स करके जो आउटपुट आएगा उसका एक लिस्ट होना चाहिए। जो आउटपुट आएगा उसका एक रिपोर्ट बनेगा, फिर लास्ट में रिपोर्ट का उसका एक अलग से होना चाहिए। तो जो बीच में ये जो 2 स्टेप्स है ये स्किप कर देता है, वो डायरेक्टली रिपोर्ट बना देता है, विच वी वांट। बट वी आल्सो वांट व्हाई दिस रिपोर्ट केम, एक रीजनिंग जो उसका बैकअप है वो हमें चाहिए। सो वो सब चीजें वो स्किप कर देता है। अब इससे जो आउटपुट क्वालिटी है वो भी कम हो जाता है। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, जो डिबगिंग है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आपको डायरेक्टली आउटपुट मिल रहा है, आपको इंटरमीडिएट स्टेप्स का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि बीच में चल क्या रहा है, तो आपका जो आउटपुट है वो तो खराब होता ही है, साथ में आप डिबग नहीं कर पाते हैं कि किस लिए ये पर्टिकुलर आउटपुट आ रहा है। सो हम लोग ये सारे प्रॉब्लम्स को चेन प्रॉम्प्टिंग के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। अब चेन प्रॉम्प्टिंग होता क्या है? सो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप कॉम्प्लेक्स टास्क को कैसे सॉल्व करते हैं? आप जो टास्क मिलता है उसको डिफरेंट सब टास्क में तोड़ते हैं एंड डिफरेंट फंक्शंस आप लिखते हैं हर सब टास्क का, एंड उन सारे फंक्शंस को आप एक एक करके कॉल करते हैं एंड आपका जो मेन टास्क है वो सॉल्व हो जाता है। इसी सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ भी यूज करते हैं प्रॉम्प्टिंग में भी। प्रॉम्प्ट चेनिंग में बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स एआई टास्क है जिसको मैंने अभी मेंशन किया, उसको हम लोग डिफरेंट सीक्वेंसेस एंड ब्लॉक्स में तोड़ते हैं, एक स्मॉलर फोकस्ड प्रॉम्प्ट्स में हम लोग तोड़ते हैं, एंड हर प्रॉम्प्ट का जो आउटपुट है वो दूसरे प्रॉम्प्ट का इनपुट बन जाता है, एंड इसी तरह हम लोग को लास्ट प्रॉम्प्ट के बाद फाइनल आउटपुट मिल जाता है। ये है उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। सो जैसे कि यूजर ने अपना इनपुट दिया प्रॉम्प्ट 1 में, एंड प्रॉम्प्ट 1 का आउटपुट गया प्रॉम्प्ट 2 में, प्रॉम्प्ट 2 का आउटपुट गया प्रॉम्प्ट 3 में, एंड प्रॉम्प्ट 3 का आउटपुट गया फाइनल आउटपुट। सो हर स्टेप जो है वो क्लियरली डिफाइंड रहता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसका जो आउटपुट है वो वेरीफाइबल है। उसको हम लोग लॉग करते हैं, जिससे हम लोग को पता चल सके कहाँ दिक्कत हो रहा है, एंड हम लोग स्पेसिफिकली अच्छे से डिबगिंग कर सकते हैं। एंड जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो स्मॉल होता है एंड कंट्रोल्ड हो जाता है, जिससे कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है उसके लिमिट में रहता है। अब हम लोग वही एआई कोडिंग असिस्टेंट का एग्जांपल लेते हैं, एंड यहाँ हम लोग प्रॉम्प्ट चेनिंग का यूज करेंगे। सो हमारा प्रॉब्लम ये था कि जो ऑथेंटिकेशन कोड है उसमें सारे वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना है, एंड जो भी बग्स है उनको फिक्स करना है, एंड एक लास्ट में डिटेल्ड रिपोर्ट देना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग रेलिवेंट कोड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेट्स गो इनटू द प्रॉम्प्ट, extract only authentication related code from this code base, return a JSON array where each element contains the file path and the code, the relevant code segment. So, and यहाँ हमने कोड बेस को दे दिया एज अ कॉन्टेक्स्ट। सो अब हमने यहाँ क्या किया कि जो रेलिवेंट कोड है उसको कोड बेस से उठा लिया, एंड ये जो कोड बेस है अब यहाँ आपको 10,000 लाइन्स ऑफ कोड नहीं देना है। आप इसी प्रॉम्प्ट को 5 बार पैरेलली यूज कर सकते हैं, एंड हर बार आपको सिर्फ 2000 लाइन्स ऑफ कोड देना है आपके कोड बेस का, एंड हर उस पर्टिकुलर कोड बेस से ये उन लाइन्स को एंड फाइल पाथ्स को आइडेंटिफाई कर लेगा जहां जहां ऑथेंटिकेशन रिलेटेड कोड है। ठीक है, सो हियर यू हैव सेव्ड योर मॉडल फ्रॉम फिलिंग अप द कॉन्टेक्स्ट विंडो। यहाँ आपने हेलुसिनेशन से भी मॉडल को रोक लिया, क्योंकि अब जो मॉडल है आपको एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट दे रहा है, एंड मॉडल कंफ्यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि बस उसको एक टास्क करना है। जब आप मॉडल को एक साथ एक से ज्यादा टास्क देते हैं तब मॉडल कंफ्यूज हो जाता है। सो यहाँ जो आपको आउटपुट मिलेगा वो काफी रेलिवेंट आउटपुट होगा, जिसको अभी हम लोग आगे यूज करेंगे। सो जैसे कि जो आउटपुट मिला ये आपको ऑथ सेगमेंट्स का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया। स्टेप 2 में जो हम लोग को ऑथेंटिकेशन कोड मिला है उनमें हम लोग वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं जहां जहां हम लोग को प्रॉब्लम है। सो यहाँ आप प्रॉम्प्ट देखिए, सबसे पहले हम लोग रोल देते हैं,
who are a security engineer specializing in authentication systems. Analyze the code segments below, जो कि task है. For security vulnerabilities, for each vulnerability found, return a JSON object containing. अब यहाँ हम लोग आउटपुट दे दिए कि आर टी, यहाँ हम लोग आउटपुट फॉर्मेट दे दिए कि इसी फॉर्मेट में हमें आउटपुट चाहिए. एंड जो कंस्टेंट है ये भी दे दिए कि रिटर्न अ जेसन ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑब्जेक्ट्स. उससे ज्यादा कुछ रिटर्न नहीं करना है. उसके बाद हमने यहाँ कोड सेगमेंट दिया, जो भी हम लोग को ऑथ सेगमेंट्स मिला है अपने प्रीवियस प्रॉम्प्ट से, उसको हमने यहाँ दे दिया. एंड अब जो हमें आउटपुट मिलेगा वो ये सारे इंफॉर्मेशन को होल्ड करेगा. फाइल पाथ, लाइन नंबर, क्या वल्नरेबिलिटी है, एंड उसका सिवियरिटी क्या है, एंड उसका एक्सप्लेनेशन. ठीक है. अब जो ये इन्होंने फाइंड आउट किया जो वल्नरेबिलिटीज को, अब उसको हम लोग देंगे फिक्स करने के लिए सेपरेट प्रॉम्प्ट में. अब ये प्रॉम्प्ट क्या करेगा, फॉर ईच वल्नरेबिलिटी बिलो प्रोवाइड द करेक्ट कोड, अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट हैज चेंज्ड, क्या चेंज हुआ, एंड व्हाई द ओरिजिनल वाज अनसेफ. पहला वाला गलत क्यों था, अनसेफ क्यों था. एंड जो वल्नरेबिलिटीज है उसमें आपने फाउंड वाला दे दिया जो कि हमें प्रीवियस प्रॉम्प्ट से मिला, जो वल्नरेबिलिटीज है. एंड यहाँ पे आपने दिया. एंड जो ओरिजिनल कोड है वो आपने ऑथ सेगमेंट, जो कि आपका पहला प्रॉम्प्ट था, ये वाला, इसका आउटपुट आपने यहाँ दे दिया. सो ये आया प्रॉम्प्ट 2 से एंड ये आया प्रॉम्प्ट 1 से. इसका आउटपुट है एंड इसका आउटपुट है. एंड आपने इसको प्रॉम्प्ट 3 में यूज कर लिया. अब जो प्रॉम्प्ट 3 का आउटपुट होगा वो जाएगा प्रॉम्प्ट 4 में. इसका जो आउटपुट होगा वो जाएगा प्रॉम्प्ट 4 में, विच इज राइट द रिपोर्ट. यहाँ हमने अपना प्रॉम्प्ट लिखा कि राइट अ प्रोफेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट फॉर टेक्निकल टीम लीड, फॉर्मेट द रिपोर्ट एज एग्जीक्यूटिव समरी, क्रिटिकल फाइंडिंग्स, डिटेल फाइंडिंग्स, रिकमेंडेड एक्शंस. एंड यहाँ हमने अगेन जो हमारा फाउंड है, जो कि हमारा प्रॉम्प्ट 2 का था, एंड ये जो है प्रॉम्प्ट 3 का है आउटपुट, उसको हमने यहाँ एज अ कॉन्टेक्स्ट दे दिया. एंड जो ये लिखेगा आउटपुट जो होगा, ये काफी डिटेल्ड एंड काफी इंसाइटफुल रिपोर्ट लिखेगा, क्योंकि इसका काम ही है रिपोर्ट लिखना. दैट्स व्हाट आई हैव डिफाइंड हियर, राइट अ प्रोफेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट. अब इसका फायदा ये है कि जो हर स्टेप है वो फोकस्ड है, एक पर्टिकुलर टास्क को करता है, टेस्टेबल है. आप हर स्टेप को स्पेसिफिकली इंडिविजुअली टेस्ट कर सकते हैं, एंड इंडिपेंडेंटली डिबगेबल है. जो उसका आउटपुट आएगा उसको आप आइडेंटिफाई करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ओके यहाँ इशू आ रहा है एंड इस पर्टिकुलर स्टेप को हमें फिक्स करना है. एक हमने एग्जांपल लिया है कि लेट से जो स्टेप 2 है वो अनएक्सपेक्टेड आउटपुट देता है, तो आप स्टेप 2 को स्पेसिफिकली आइसोलेशन में उस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को, उस पर्टिकुलर नोड को लेके आप फिक्स कर सकते हैं. डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स के साथ आप टेस्ट कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट में जो आउटपुट है वो रेलिवेंट है, मेरे काम का है. ये सारे बेनिफिट्स है प्रॉम्प्ट चेनिंग का. अब एक नया फॉर्मेट है प्रॉम्प्ट चेनिंग का, जो कि है कंडीशनल चेनिंग. यहाँ हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से क्लासिफाई दिस यूजर रिक्वेस्ट एज एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. बग रिपोर्ट, कोड रिव्यू, आर्किटेक्चरल क्वेश्चन, अदर्स. एंड आपने यहाँ यूजर रिक्वेस्ट दिया. सो ये बेसिकली जो यूजर रिक्वेस्ट है उसको क्लासिफाई कर रहा है कि वो किस टाइप का यूजर रिक्वेस्ट है. बग रिपोर्ट है, कोड रिव्यू है, आर्किटेक्चरल क्वेश्चन है, या कोई दूसरा चीज है. एंड उनके बेसिस पे जो यहाँ आउटपुट आएगा, अगर वो बग रिपोर्ट आता है तब आप इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को कॉल करेंगे, जो कि है बग डिबगिंग प्रॉम्प्ट. अगर कोड रिव्यू होता है तब आपको कोड रिव्यू प्रॉम्प्ट को कॉल करना है. अगर आपका आर्किटेक्चरल क्वेश्चन होता है तो आर्किटेक्चरल प्रॉम्प्ट को कॉल करना है. या फिर अगर इनमें से 3 में से कोई भी नहीं है तब आपको जनरल असिस्टेंट प्रॉम्प्ट को कॉल करना है. सो अब हमने बेस्ड ऑन द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट वन हमने स्पेशलाइज प्रॉम्प्ट में उसको तोड़ दिया. ये है कंडीशनल चेनिंग. जैसे आप देख सकते हैं, आपने पहले प्रॉम्प्ट को कहा एंड वो प्रॉम्प्ट फिर डिफाइन करेगा कि किस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को कॉल करना है बेस्ड ऑन द इनपुट विच यू हैव गिवन. सो आप ये जो टेक्निक समझ रहे हैं, इससे आप काफी इंटेलिजेंट सिस्टम्स बना सकते हैं. एंड दीज सिस्टम्स फील्स लाइक मैजिक टू अ यूजर.
सो कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स है जो हर प्रॉम्प्ट चेनिंग डेवलप करने वाले बंदे को पता होना चाहिए। पहला है कि जो हर प्रॉम्प्ट है वो एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही फुलफिल करेगा। मतलब हर पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट जो है वो एक ही टास्क को सॉल्व करेगा, एक से ज़्यादा नहीं, क्योंकि उस टाइम मॉडल कन्फ्यूज़ हो जाता है एंड अनएक्सपेक्टेड आउटपुट देता है। सो इसका आप ध्यान रखिए कि अगर एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट एनालाइज़ करने के लिए है, तो वो सिर्फ़ एनालाइज़ करेगा। अगर कोई प्रॉम्प्ट उसको डिबगिंग के लिए है, वो सिर्फ़ डिबगिंग करेगा। ऐसे आप स्पेसिफ़ाई कीजिए हर प्रॉम्प्ट को। दूसरा है कि हर स्टेप का जो आउटपुट है उसको वैलिडेट कीजिए डिफरेंट लेवल्स पे। पहला कि जो उसका आउटपुट है उसका स्ट्रक्चर सही है कि नहीं। दूसरा कि जो उसका आउटपुट का जो क्वालिटी है वो सही है कि नहीं, मतलब जो आउटपुट है वो रेलिवेंट है कि नहीं फर्दर यूज़ के लिए। इनको आप खुद से आइडेंटिफ़ाई कीजिए एंड खुद से वैलिडेट कीजिए हर स्टेप में। तीसरा है पास ओनली व्हाट द नेक्स्ट स्टेप नीड्स। वही चीज़ों को पास कीजिए जो नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में ज़रूरत है। इससे आप टोकन सेव करेंगे एंड आपको खर्चे कम लगेंगे। फोर्थ इज मेक स्टेप्स इंडिपेंडेंट वेयर पॉसिबल। मतलब हर स्टेप को आप इंडिपेंडेंट बनाइए जिससे कि आपका जो एप्लीकेशन है वो मॉड्यूलर हो। आप फ्यूचर में भी उस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को कहीं और यूज़ कर सके आपके एप्लीकेशन में। इससे आपका कोड मॉड्यूलर रहता है, आपका जो प्रॉम्प्ट्स है वो मॉड्यूलर रहता है एंड आप रीयूज़ कर पाते हैं कंपोनेंट्स को। जो फिफ्थ है वो है कि नेम प्रॉम्प्ट्स मीनिंगफुली। आप ऐसे मत लिखिए कि प्रॉम्प्ट 1, प्रॉम्प्ट 2, प्रॉम्प्ट 3, ये सब गलत तरीके हैं प्रॉम्प्ट्स लिखने का। आप हर प्रॉम्प्ट को जो वो करता है उसके बेसिस पे उसको नेम कीजिए। जैसे कि क्लासिफाई इंटेंट, एक्सट्रैक्ट वल्नरेबिलिटीज, जनरेट सिक्योरिटी रिपोर्ट, ऐसे नेमिंग कीजिए आप हर प्रॉम्प्ट को। इससे आपको जो डिबगिंग है उस टाइम पे काफ़ी हेल्प होगा एंड आप बहुत सारे केसेस में कम टाइम में आप काफ़ी इजीली फिक्सेस कर पाएंगे आपके एप्लीकेशन में। सो अब हम लोग समराइज करते हैं सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। पहला है आरटीओसी फ्रेमवर्क। सो आपके हर प्रॉम्प्ट को आप रोल, टास्क, आउटपुट फॉर्मेट एंड कंस्ट्रेंट्स इसी फॉर्मेट में आप रखिए। इससे जो आपका आउटपुट होगा वो काफ़ी रेलिवेंट होगा क्योंकि आपने सारे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिए। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस आउट परफॉर्म नेगेटिव वंस। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि आपने कहा डोंट बी वर्बोस, डोंट यूज टेक्निकल जार्गन्स, डोंट गिव अननेसेसरी एग्जांपल्स। ऐसा आपने एक प्रॉम्प्ट दिया। दूसरा प्रॉम्प्ट ये दिया कि बी कंसाइज, यूज प्लेन लैंग्वेज एक्सेसिबल टू अ जूनियर डेवलपर, इंक्लूड वन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल पर कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट है ये ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू दिस प्रॉम्प्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट से आप एग्जाम देने गए एंड मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा गलत आंसर मत लिखना, बेटा क्वेश्चंस का जो आंसर है वो छोड़ के मत आना, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करना। सो आप देख सकते हैं कि आप मॉडल को कंफ्यूज कर रहे हैं। सीधा आप अपने टास्क को डिफाइन कीजिए एंड जब आप किसी चीज को नहीं करने बोलते हैं तो आप उसी चीज को अटेंशन देते हैं। एंड यही सेम कंसेप्ट फॉलो भी होता है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में जिसमें हम लोग अटेंशन मैकेनिज्म समझे थे। तो जो आप मना करते हैं कि ये मत करो एंड उस पर आप एम्फेसाइज करते हैं तो वही टोकन्स एक्टिवेट होते हैं जो मॉडल का न्यूरल नेटवर्क है उसमें। एंड जो आपका आउटपुट है वो इन चीज़ों को कंसीडर करता तो है लेकिन वीकली कंसीडर करता है क्योंकि वही चीज़ों आपने ट्रिगर किया है। सो इट्स बेटर टू यूज अ पॉजिटिव फ्रेमिंग वाइल प्रॉम्प्टिंग। हाँ, कभी कभी हमें नेगेटिव फ्रेमिंग करना पड़ता है, लाइक डोंट यूज कोड ब्लॉक्स। जैसे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में हमने लिखा था कि जो आउटपुट है वो स्ट्रिक्टली जेसन फॉर्मेट में ही हो, ऐसे हमने लिखा था। सो वहाँ इट इज ओके टू यूज इट, बट इन नॉर्मल यूज केसेस पॉजिटिव फ्रेमिंग का यूज कीजिए क्योंकि इससे आपको आउटपुट क्वालिटी काफी अच्छा मिलेगा। सो तीसरा एग्जाम्पल है कि स्पेसिफिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल। मतलब जितना आप क्लियरली अपने रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं उतना क्लियर एंड एग्जैक्ट आउटपुट आपको मिलता है। ये सिर्फ प्रॉम्प्टिंग में ही नहीं, आपको लाइफ में भी हेल्प करता है। द मोर क्लियर यू आर फॉर योर गोल एंड फॉर योर आउटपुट विच यू वांट, द मोर इजी इट इज टू गेट इट। सेम कंसेप्ट यहाँ भी फॉलो होता है। जैसे कि अगर आप लिखेंगे मेक दिस कोड बेटर, अब बेटर का मतलब मॉडल को पता नहीं है। मॉडल अपने तरफ से सोचा कि बेटर का मतलब मे भी ज्यादा कोड लिखना हो, जितना बड़ा कोड होगा उतना बेटर होगा। सो बेटर का मतलब ये भी हो सकता है कि कोड में जितने ज्यादा फॉल बैक्स होंगे
आपको एग्जिस्टिंग लॉजिक पे मतलब नहीं है, लेकिन आप फॉल बैक पे फॉल बैक ऐड करते जा रहे हैं क्योंकि प्रॉम्प्ट में वही आउटपुट आ रहा है, क्योंकि बेटर आपने कहा था। सो बेटर का जो मीनिंग है वो मॉडल टू मॉडल वेरी करता है, एंड आपके लिए जो बेटर है वो मॉडल के लिए बेटर ना हो, ये भी हो सकता है। सो आपको इंश्योर करना है कि आपका जो प्रॉम्प्ट है वो स्पेसिफिक हो, काफी क्लियरली आप मेंशन करें आपको चाहिए क्या। चौथा पॉइंट है कि आप जो अपना टेम्परेचर है, जिसको हम लोग क्रिएटिविटी नॉब बोलते हैं, इसको हमने लास्ट मॉड्यूल में समझा था इन्फ्रेंस के अंदर में, कि किस तरह से आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं एंड इससे आपके आउटपुट क्वालिटी वेरी करता है। सो नॉर्मली जो एपीआईज होती है एंथ्रोपिक के, ओपन एआई के, वो 0 से 2 के बीच में ही टेम्परेचर के पैरामीटर वेरी करता है, ठीक है। एंड ये क्रिएटिविटी नॉब है, जितना कम आपका टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वो फोर्स्ड एंड कंस्ट्रेंट थिंकिंग करेगा, जितना आपका ज़्यादा होगा टेम्परेचर का वैल्यू उतना वो क्रिएटिवली सोचेगा। सो अगर आपको कोड जनरेट करवाना है, आपको सीक्वल क्वेरीज लिखवाना है, वहाँ आप कम से कम टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। एंड जब आपको क्रिएटिव राइटिंग करवाना है, तो अगर आपको मार्केटिंग कॉपी लिखवाना है, अगर आपको कोई ऐसा क्रिएटिव राइटिंग करवाना है जहाँ क्रिएटिविटी ज़्यादा मैटर करता है, वहाँ आप ज़्यादा टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमारा एग्जाम्पल प्रोजेक्ट है एआई कोडिंग असिस्टेंट, वहाँ पे अब हम लोग जैसे कोड जनरेशन है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड आउटपुट मांगता है, यहाँ हम लोग टेम्परेचर को कम रखेंगे जिससे कि जो आउटपुट है वो कंसिस्टेंट रहे। जो बग एनालिसिस है, यहाँ हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्योंकि थोड़ा सा क्रिएटिविटी चाहिए यहाँ। एक्सप्लेनेशन जो होता है वो भी हम लोग ओकेश क्रिएटिविटी रखेंगे, क्योंकि यहाँ हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए जो कि कोड पे भी डिपेंड करे एंड थोड़ा सा अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी करे क्रिएटिवली। सो यहाँ एक हम लोग बैलेंस बनाएंगे। एंड एंड लास्ट में जहाँ हम लोग को क्रिएटिव नेमिंग करना है फॉर आर लेट्स से प्रॉम्प्ट्स, तो वहाँ हम लोग टेम्परेचर को ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे क्योंकि यहाँ वी वांट टू बी क्रिएटिव। सो ये डिफरेंट यूज केसेस है टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने का। सो बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर। तो जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये कहता है कि हमें सिस्टम प्रॉम्प्ट में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगाना चाहिए, इंजीनियरिंग एफर्ट यहाँ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम लोग पहले समझेंगे कि सिस्टम प्रॉम्प्ट होता क्या है, यूज़र प्रॉम्प्ट क्या होता है। सो जब आप मॉडल को डिफाइन करते हैं एंड एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मॉडल में, मॉडल इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, जब आप सिस्टम इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि ये मॉडल कैसे परफॉर्म करेगा, किन कंस्ट्रेंट्स पे परफॉर्म करेगा, वो होता है सिस्टम प्रॉम्प्ट। एंड जो यूजर प्रॉम्प्ट होता है वो हर आपका क्वेरी होता है जो आप हर बार मॉडल को भेजते हैं एंड तुरंत आपको जिस आउटपुट मिलता है वो होता है यूजर प्रॉम्प्ट। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक योर सिस्टम प्रॉम्प्ट एज मच डिटेल्ड एज मच पॉसिबल फॉर योर यूज केस। आप डिफाइन कीजिए कि आपका पर्सोना क्या है, आपका जो रेस्पॉन्स स्टाइल है उस पर्टिकुलर मॉडल से वो क्या है, जो कंस्ट्रेंट्स है वो क्या है, वो सब डिफाइन कीजिए आप सिस्टम प्रॉम्प्ट में। अगर आप एक बार सिस्टम प्रॉम्प्ट डिफाइन कर देते हैं अच्छे से, तब आपको यूजर प्रॉम्प्ट में उसी के बेसिस पे आपको आउटपुट मिलता है, क्योंकि जो आपका कॉन्टेक्स्ट होता है ना, जो आपका एलएलएम कॉल जाता है, वो सिस्टम प्रॉम्प्ट हर बार लेके जाता है, जो यूजर प्रॉम्प्ट है वही वेरी करता रहता है। सो व्हाई यू वांट टू स्पेंड एनर्जी ऑन समथिंग विच इज वेरिंग कंटिन्यूअसली। सो लेट्स यूज आवर इंजीनियरिंग एफर्ट ऑन समथिंग जो कि हर बार जाता है, विच इज सिस्टम प्रॉम्प्ट। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है कि जैसे जो एआई कोडिंग असिस्टेंट है उसका जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है वो हम लोग ना यहाँ डिफाइन किया, ये जाता है मैसेजेस, एंड यहाँ पे आपने रोल आइडेंटिफाई किया विच इज यूजर, एंड यहाँ जो ये यूजर मैसेज होता है ये होता है यूजर प्रॉम्प्ट, ये हर बार जाता है। एंड जो ये यूजर मैसेज विच इज द यूजर प्रॉम्प्ट ये होता है, ये हर बार अलग अलग जाता है, एंड ये फिक्स रहता है, ये हर बार सेम चीज जाता है, एंड ये हर बार अलग अलग जाता है। आप हर बार जो प्रॉम्प्ट देते हैं वही प्रॉम्प्ट जाता है। सो लेट्स मेक दिस मोर एंड मोर डिटेल्ड, इससे आपका जो आउटपुट है वो अच्छा होता है। सो जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एंड आप अपना कोडिंग कर रहे हैं, एंड वो जो कोड है वो आप कमिट करते हैं आपकी गिटहब पे, एंड लेट से आपने उसको पुश किया आपके मेन ब्रांच पे, एंड वो मेन ब्रांच डिप्लॉयमेंट ट्रिगर किया, एंड आपका जो कंप्लीट कोड है वो प्रोडक्शन में चल गया। लेट से आपका प्रोडक्शन फट गया ड्यू टू सम बग, क्योंकि आपने अच्छे से टेस्ट करके आपका कोड है वो पुश नहीं किया था। आप तुरंत क्या करेंगे, आप रोल बैक करेंगे आपके प्रीवियस कोड पे, ठीक है।
अब इसी कांसेप्ट को हम लोग प्रॉम्प्ट में भी यूज़ करते हैं। सो सिमिलर सा चीज़ हम लोग प्रॉम्प्ट्स के साथ भी करते हैं, लेकिन प्रॉम्प्ट एक काफ़ी बड़ा टेक्स्ट ब्लॉब होता है एंड इट इज़ नॉट फ़ीज़िबल कि हम लोग बार-बार अपने प्रॉम्प्ट्स को मॉडिफ़ाई करें एंड उनको हम लोग टेस्ट करें प्रोडक्शन में, क्योंकि हर बार जब आप पुश करते हैं अपने प्रॉम्प्ट को, तो डिप्लॉयमेंट साइकिल शुरू होता है एंड पूरा वो डिप्लॉयमेंट होता है। सो टू प्रिवेंट दिस हम लोग प्रॉम्प्ट्स को एक सेपरेट डीबी में स्टोर करते हैं एंड हर पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को एक वर्ज़न प्रोवाइड किया जाता है। एक एडमिन डैशबोर्ड होता है, वहाँ से आप सिंपली जो भी आपका एप्लीकेशन है, जो कि लाइव रन हो रहा है प्रोडक्शन में, आप एक क्लिक पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि अभी मुझे इस प्रॉम्प्ट को नहीं, इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करना है प्रोडक्शन में। इससे क्या होता है कि आप डिफरेंट ए-बी टेस्टिंग कर सकते हैं। ए-बी टेस्टिंग मतलब आप कुछ यूज़र्स को ऐसे एप्लीकेशंस दिखा सकते हैं जहाँ वर्ज़न 1 ऑफ दिस प्रॉम्प्ट यूज़ हो रहा है। आप किसी दूसरे सेट ऑफ यूज़र्स को वर्ज़न 2 ऑफ दिस प्रॉम्प्ट को दिखा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में वर्ज़न 2 यूज़ हो रहा है प्रॉम्प्ट का। सो इस तरह से आप डिफरेंट टेस्टिंग कर सकते हैं। सो आपका जो डिप्लॉयमेंट साइकिल है वो बच जाता है। आप सिंपली कुछ क्लिक्स पे आपका जो डिफाइंड प्रॉम्प्ट है, जो आप चाहते हैं यूज़ हो, उसको आप डायरेक्टली लाइव कर सकते हैं। सो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्रॉम्प्ट वर्जनिंग का। सो दैट्स व्हाई प्रेज़ेंट डे कंपनीज़ प्रॉम्प्ट वर्जनिंग का काफ़ी यूज़ करती है। वही पॉइंट्स को मैंने यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मॉड्यूल 10 एंड मॉड्यूल 13 में मैं इन सारी चीज़ों को कवर करूँगा।